स्टूडेंट्स, आज मैं मॉक टेस्ट 4 जो पटना हाई कोर्ट टेक्निकल असिस्टेंट का हुआ है उसका आज मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन जो है वो है विच ऑपरेटर इज यूज फॉर इक्वालिटी कंपैरिजन। देखिए इसमें क्या हुआ, रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में, क्योंकि कंपैरिजन अगर हम कर रहे हैं, अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो इसका मतलब रिलेशनल ऑपरेटर का। हमने बताया था रिलेशनल ऑपरेटर में सावधानी रखनी पड़ेगी। ये दो चीज है, ये आपका असाइनमेंट हो गया, ये रिलेशनल हो गया। तो हमसे पूछा जा रहा है कि जो इक्वालिटी कंपैरिजन के लिए किया जाए तो वो कौन सा है। तो ये तो नहीं है, ये असाइनमेंट है, ये तो होता नहीं है, और ये है हमारा शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। हमसे कंपैरिजन, ये तो क्या हुआ, इसका मतलब है कि जैसे कि a प्लस इक्वल टू 2 लिखे हैं तो a इज इक्वल टू a प्लस 2 है। ये तो गलत है, आंसर मेरा क्या हो गया, डबल इक्वल टू हो गया। विच फ्लो चार्ट सिंबल इंडिकेट्स स्टार्ट और एंड। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा फ्लो चार्ट सिंबल जो है वो स्टार्ट और एंड को इंडिकेट किया है। तो आपको हम बताए थे स्टार्ट और एंड जब भी होता है वो ओवल शेप में होता है। कौन सा शेप में होता है, ओवल शेप में होता है। तो रेक्टेंगल किसका यूज करता है, रेक्टेंगल प्रोसेस का करता है, ये प्रोसेस का करता है। डायमंड क्या है, डिसीजन के लिए करता है। ओवल ही अंडाकार करता है। एरो करता है फ्लो लाइंस के लिए, कैसे आपका डायरेक्शन चल रहा है। तो ये भी नहीं, आंसर आपका हो गया यस, ओवल हो गया। अब वेरिएबल, जब हम वेरिएबल के बारे में कह रहे हैं तो इसका मतलब वेरिएबल क्या स्टोर करेगा, यस डिफरेंट, यस वैल्यूज। जब प्रोग्राम में है तो एक बार सेट कर गया तो पर भविष्य में चाहे तो उसका वैल्यूज चेंज करवाना, वो वैल्यू हम चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पूछ रहा है अ वेरिएबल इज फिक्स वैल्यू, स्टोरेज लोकेशन विद चेंजिंग वैल्यू, कंपाइलर तो होने का सवाल नहीं है, हमको कंपाइलिंग कुछ करना नहीं है। प्रोग्राम स्टेटमेंट ये भी नहीं है। अब फिक्स वैल्यू कभी नहीं, a इक्वल टू 4 ये फिक्स वैल्यू नहीं हो सकता है। प्रोग्राम में हम बाद में a का वैल्यू 2 भी कर सकते, तो ये चेंज होता है, तो इसी कारण से ये नहीं होगा। स्टोरेज लोकेशन विथ चेंजिंग वैल्यू एकदम होगा, यानी कि स्टोरेज लोकेशन विथ चेंजिंग, यानी कि लोकेशन जहां पे आपका वैल्यूज चेंज होते रहेगा। ठीक है, अभी हमने बताया जो विच ऑपरेटर यूज फॉर असाइनमेंट, असाइनमेंट के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, इक्वल टू, जैसे a इक्वल टू 5 ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, डबल इक्वल टू कंपैरिजन के लिए, नॉट इक्वल टू किसके लिए यूज करते हैं, जब हमको दिखाना है कि ये वैल्यू इसके बराबर नहीं है, ये तो कोई साइन ही नहीं है, इक्वल साइन है। ठीक है, नेक्स्ट, विच डेटा टाइप स्टोर्स इंटीजर, कौन सा है जो इंटीजर टाइप डेटा स्टोर करता हो। जैसे कि a इक्वल टू 5 ये इंटीजर टाइप है, तो इसमें क्या हम कीवर्ड यूज करेंगे, डेटा टाइप वो है मेरा इंट है। ठीक है, तो सी भाषा में कौन सा डेटा, फ्लोट तो हमारा डेसिमल के लिए करता है, ये गलत हो गया। कैरेक्टर सिंगल लेटर को स्टोर करने के लिए, जैसे इसके लिए, ये भी नहीं होगा, इंटीजर है। डबल क्या है, लार्ज वैल्यू डेसिमल, नंबर को स्टोर करने के लिए, तो मेरा डबल भी नहीं हो जाएगा। कौन सा स्टोरेज डिवाइस चुंबकीय टेक्निक, यानी कि जो हमारा चुंबकीय टेक्निक यूज करता है वो कौन सा है, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये क्या करता है, फ्लैश मेमोरी का यूज करता है। किसका करता है, फ्लैश मेमोरी का, तो ये तो गलत है। हाँ, एसडीडी मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी का यूज करता है, तो ये सही है। अब डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डीवीडी क्या करता है, ऑप्टिकल स्टोरेज का, इसका काम क्या है, ऑप्टिकल स्टोरेज का।
और पेन ड्राइव क्या है? फ्लैश स्टोरेज डिवाइस है। ये क्या है मेरा? फ्लैश स्टोरेज डिवाइस। क्वेश्चन में पूछा गया मैग्नेटिक, क्या हो जाएगा? हार्ड डिस्क ड्राइव हो जाएगा। विच डेटा टाइप स्टोर्स अ सिंगल कैरेक्टर लाइक दिस वे, जैसे कि जी। तो इसमें कौन सा डेटा टाइप हम यूज करेंगे? इंट। इंट तो नहीं है, इंट तो नंबर के लिए है। स्ट्रिंग क्या है? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि डबल कोट से, ठीक है। कैर सिंगल है, वो जब भी लेगा सिंगल लेटर लेगा। फ्लोट हमारा क्या है? वो है फ्रैक्शनल, यानी कि डेसिमल वैल्यू के लिए, तो ये भी नहीं होगा। विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन कांस्टेंट? कौन सा कीवर्ड है जो कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है? CONS, फिक्स। फिक्स तो कोई है ही नहीं, ये कोई कीवर्ड है ही नहीं। फाइनल, हाँ फाइनल यूज किया जाता है, पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है सी। फाइनल तो जावा में यूज किया जाता है। ये डिफाइन क्या है? डिफाइन जो होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। क्या होता है? प्री प्रोसेस डायरेक्टिव, ये कीवर्ड नहीं है, ठीक है। तो इसी कारण से ये भी गलत हो गया। हम कौन सा यूज करते हैं? कॉन्स्ट, ठीक है। यही कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं सी लैंग्वेज में, क्या करने के लिए? ये स्टोर करने के लिए, ठीक है। कौन सा हम यूज करते हैं कांस्टेंट के लिए? वो है हमारा कॉन्स्ट, ये सी के लिए। पर क्वेश्चन पूछा जाए जावा के लिए, तब आपका आंसर बनेगा कौन सा? फाइनल बनेगा। विच सिंबल इज यूज फॉर सिंगल लाइन कमेंट्स? ये तो क्वेश्चन मार्क, ये तो है ही नहीं। क्वेश्चन मार्क तो यूज ही नहीं होता है कमेंट्स के लिए। डबल स्लैश, ये तो होता ही नहीं है कमेंट्स के लिए। हाँ ये होता है, पर ये है HTML के लिए है। हमसे पूछा जा रहा है सी के लिए हम लोग यूज करते हैं स्लैश स्लैश। विच एसक्यूएल फंक्शन काउंट्स रो? कौन सा एसक्यूएल फंक्शन है जो रोज को काउंट करता है, ठीक है। तो देखिए रोज को जब काउंट कीजिएगा तो हम लोग एग्रीगेट फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। तो हम जैसे 1 2 3 4, यानी कि चारों कंडीशन किससे फुलफिल है, हमको वैसा दिखाना है कि जिसका जेंडर मेल हो, तो वैसा स्थिति में हमको एग्रीगेट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो कौन सा है? टोटल तो नहीं है, ये तो फंक्शन यूज ही नहीं होता है, पहली बात एसक्यूएल में। सम होता है, ये तो होता है, ठीक है। काउंट भी होता है, ये भी होता है। नंबर नहीं यूज होता है। अब रहा सम और काउंट। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गिनती के लिए, जोड़ने के लिए नहीं। जोड़ने के लिए होता है टोटल के लिए, तब हम सम लिखते हैं। तो ये एक मेरा गलत हो गया। कौन सा हो गया? काउंट। ये हमको बताएगा कि हाउ मेनी रोज आर देयर, ओके। विच ट्रैवर्सल विजिट रूट फर्स्ट? कौन सा है जो फर्स्ट रूट करेगा, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? लेफ्ट राइट हो गया। तो ये कौन सा है ट्रैवर्सल जिसमें रूट आ जाए? वो है हमारा प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर में क्या होता है? रूट फर्स्ट आ जाता है। तो कौन सा है? इन ऑर्डर में क्या होता है? रूट बीच में रहता है। रूट कहां होता है? लेफ्ट, रूट, राइट, बीच में रहता है। पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है? रूट लास्ट में रहता है। लेफ्ट, राइट, रूट होता है। तो ये भी गलत, ये भी गलत। इसमें क्या होता है? रूट पहले होता है, फिर लेफ्ट होता है, फिर होता है राइट। तो इसी कारण से प्री ऑर्डर। लेवल ऑर्डर तो कुछ ऑर्डर है ही नहीं। कौन सा सर्चिंग एल्गोरिथम तत्वों की एक एक करके जांच करता है? दैट मीन्स विच सर्चिंग एल्गोरिथम चेक्स एलिमेंट वन बाय वन? कौन सा है जो वन बाय वन करता है? पहला लीनियर सर्च क्या है? चेक्स, जब भी ये चेक करेगा किस तरह करेगा? सीक्वेंशियली करेगा, ठीक है। बाइनरी सर्च क्या करेगा? मिडिल एलिमेंट से स्टार्ट करेगा, रिपीटेडली मिडिल एलिमेंट से, ठीक है। तो ये तो कट गया। हैश सर्च क्या है? ये हमारा हैश टेबल्स के लिए, ये हम यूज करते हैं हैश टेबल्स के लिए। तो हैश टेबल्स के लिए यूज करते हैं, तो ये भी मेरा गलत हो गया। अब रहा ट्री सर्च। ट्री सर्च क्या करता है? सर्चेस, जो भी टॉपिक सर्चेस करेगा वो किस तरह? ट्री स्ट्रक्चर में,
ट्री स्ट्रक्चर में जब सर्चेस करेगा तो ये क्या होगा, ट्री सर्च। तो ये भी नहीं है हमारा, कौन सा है, लीनियर, क्योंकि इसमें बोल रहा है एक एक करके, दैट इज सीक्वेंशियली। 13, इन अ क्यू डिलीशन ऑकर। देखिए क्यू में क्या होता है, इंसर्शन कहां से होता है, इंसर्शन रियर से होता है, डिलीशन कहां से होता है, फ्रंट से होता है, यही ना है क्यू का। अब क्वेश्चन में देखिए, इन क्यू डिलीशन ऑकर्स एट, डिलीशन कहां से कहां पे ऑकर होता है, फ्रंट में, यहां ध्यान दीजिए, फ्रंट में हमारा क्या होता है, डिलीशन, रियर में इंसर्शन होता है, तो इसको हटाइए, मिडिल तो कोई नहीं है, एनी पोजीशन तो हो नहीं सकता है। इन अ क्यू इंसर्शन, इंसर्शन कहां से होगा, रियर से होगा, तो फ्रंट से क्या होता है, डिलीशन होता है, रियर से होगा। टॉप तो कुछ नहीं है, मिडिल भी कुछ नहीं है, तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, रियर हो जाएगा। विच ज्वाइन रिटर्न्स ऑल रोज फ्रॉम लेफ्ट टेबल। देखिए आपने ज्वाइंस अगर पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, जब भी हमको ऑल द रोज, यानी कि प्राथमिकता हमको लेफ्ट टेबल से देना है, ठीक है, और राइट टेबल को ओवरलुक, क्योंकि राइट टेबल को प्राथमिकता दीजिएगा तो राइट ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे पूछ रहा है लेफ्ट ज्वाइन, तो लेफ्ट ज्वाइन क्या है, हर एक टेबल, यस इट रिटर्न्स ऑल द रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, क्या, मैचिंग, मैचिंग फ्रॉम द राइट टेबल, ठीक है, तो वो मेरा क्या हो जाता है, लेफ्ट ज्वाइन। अब क्रॉस ज्वाइन क्या हो गया, जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट, जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो उस समय क्रॉस ज्वाइन का यूज होता है, तो इसमें सबका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो इसी कारण से ये ऑप्शन हमारा गलत है। अब इनर ज्वाइन क्या होता है, मैच करेगा कॉमन, यानी कि लेफ्ट और राइट, जो मिड का पार्ट होगा, जो मिड का पार्ट होगा, यही मेरा इनर ज्वाइन है। तो क्वेश्चन इससे भी नहीं पूछा जा रहा है, तो हमारा कौन सा है, जो रिटर्न्स ऑल द रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, तो इसका मतलब है कौन सा ज्वाइन हो जाएगा, हमारा लेफ्ट ज्वाइन हो जाएगा। विच फंक्शंस रिटर्न्स एवरेज वैल्यू, कौन सा फंक्शन है जिसके द्वारा हम एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं, ये भी एसक्यूएल का है, एवीजी, ठीक है। लेन से नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करते हैं ना, तो ये नहीं होगा, टोटल तो कोई फंक्शन नहीं है, असम क्या है, सभी नंबर का क्या है, एडिशन, यानी कि टोटल हो गया, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, आंसर क्या हो गया, एवीजी हो गया। द टॉप मोस्ट एलिमेंट इन द स्टैक, यहां के बारे में बोल रहा है, कैन बी एक्सेस यूजिंग, जब हमको टॉप मोस्ट कोई एलिमेंट्स निकालना होगा, तो हम टॉप मोस्ट एलिमेंट उसको कैसे करेंगे, पिक, इंसर्ट तो है नहीं, डिलीट भी नहीं है, हमको क्या, टॉप मोस्ट एलिमेंट इन द स्टैक को एक्सेस करवाना, ये दोनों नहीं है। ट्रैवर्स, अब ट्रैवर्स क्या होता है, ट्रैवर्स करता है क्या, सब एक, हर एक एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करने के लिए, ठीक है, हर एक एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करने के लिए, ठीक है। ठीक है, तो ट्रैवर्स भी आपका नहीं होगा। अब देखिए पीक क्या है, पीक ही ऐसा जो है स्टैक के लिए यूज होता है, जो आपका टॉप एलिमेंट्स को क्या करेगा, एक्सेस करवाएगा, तो आपका आंसर पिक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, विच एचटीएमएल टैग, कौन सा एचटीएमएल टैग जो लार्जेस्ट हेडिंग को दिखाता हो, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, H1 से लेकर S6 में, H1 मेरा लार्जेस्ट होता है और S6 मेरा स्मॉलेस्ट होता है। हमसे क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है कि जिसमें लार्जेस्ट हेडिंग, तो लार्जेस्ट नहीं, हेड तो नहीं है, ये अपने आप में टैग है जो यूज करवाता है टाइटल को। S6 तो मेरा स्मॉलेस्ट हो गया, तो ये तो गलत हो गया, हेडिंग तो कोई टैग ही नहीं है, H1, आंसर क्या हो गया हमारा, H1 टैग हो गया।
विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर वेब पेज? सिंपल नॉर्मल वेब पेज के लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं? सिंपल के लिए क्या करते हैं? HTTP यूज करते हैं ना। FTP फाइल ट्रांसफर, तो ये गलत है। SMTP फॉर सेंडिंग द मेल्स। HTTP ये आंसर है। और SNMP ये क्या है? SNMP क्या है? नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ये क्या है? नेटवर्क से, इसको कहिए नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो इसी कारण से ये नहीं होगा। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच प्रोटोकॉल था, तो वो हो जाएगा HTTP। HTTPS, यहां पे S क्या है? सिक्योर, जरूरी है, सिक्योरिटी के लिए होगा, ठीक है। तो ये प्रोवाइड्स क्या करेगा? कॉम्प्रेशन, यानी कि उसको दबाने के लिए नहीं। इंक्रिप्शन एंड सिक्योरिटी, हाँ। फास्टर ब्राउजिंग के लिए हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं, सिक्योरिटी पर्पस के लिए, ये भी अलग। वर्चुअलाइजेशन तो होगा नहीं। आंसर आपका क्या हो जाएगा? इंक्रिप्शन एंड सिक्योरिटी, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहां पे कुछ पोर्ट्स के बारे में आप जान लीजिए। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, विच द डिफॉल्ट पोर्ट ऑफ HTTP इज 20 किसके लिए होता है? FTP डेटा पोर्ट के लिए, FTP डेटा के लिए, ठीक है। 21 किसके लिए होता है? यस, FTP कंट्रोल के लिए। FTP, तो ये दोनों गलत हो गया। अब 80 क्या है? यही है हमारा HTTP के लिए। और 443 किसके लिए है? सिक्योर प्रोटोकॉल। किसके लिए? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर के लिए। ये हमारा HTTPS के लिए, तो ये भी गलत है। आंसर 80, ठीक है। अब देखिए वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द डिफॉल्ट पोर्ट्स नंबर ऑफ HTTPS इज। HTTPS का क्या है? यहां 20 तो हम बता चुके हैं, FTP डेटा के लिए है, ठीक है। 443 यही ना है HTTPS के लिए। 80 किसके लिए है? HTTP के लिए है। अब रहा 21 किसके लिए है? FTP डेटा कंट्रोल के लिए, ठीक है, डेटा कंट्रोल के लिए। ये गलत, ये गलत, ये गलत। आंसर क्या हो गया? 443 हो गया। URL का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इससे क्या करते हैं हम? इंडिविजुअल वेब पेज को क्या, उसका एड्रेस को डिफाइन करवाते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? यूनिक पेज ऑफ अ वेबसाइट। तो हर एक का अपना URL होता है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिवर्सल तो नहीं होता है, रिट्राइवल नहीं होता है। यूनिवर्सल रिट्राइवल यस लोकेटर हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो आंसर हमारा क्या हो गया? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। विच डिवाइस कनेक्ट यूजर टू द इंटरनेट? कौन सा डिवाइस जो हम यूज करेंगे जिससे हम क्या कर सकते हैं? इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं। कंपाइलर तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए है, तो नहीं होगा। मॉडेम, हाँ, ये डिवाइस है जो यूज करता है क्या? कन्वर्ट करता है एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग। पर इंटरनेट में इसका बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। ALU तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के लिए है, तो ये भी गलत है। रजिस्टर क्या है? हमारा एक तरह से क्या है? मेमोरी लोकेशन, यानी कि रजिस्टर क्या है? फास्टेस्ट डेटा, ठीक है। रजिस्टर क्या है? हमारा फास्टेस्ट मेमोरी डेटा है, ठीक है, जो हमारा CPU के अंदर रहता है, ठीक है। मेमोरी एक तरह से रजिस्टर को आप कहिए, तो हमारा क्या हो गया? रजिस्टर, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? मॉडेम आपका आंसर हो जाएगा। अब वेब ब्राउजर का क्या काम है? वेबसाइट को खोलना, सर्फिंग करवाना, वही सब है ना। एक्सेस वेब पेजेस, कंपाइल प्रोग्राम, यहां तो ऑब्जेक्शन। डिजाइन हार्डवेयर को नहीं डिजाइन करता है। डेटाबेस को मैनेज, SQL कोई नहीं ना है। हमसे कुछ पूछा जा रहा है वेब ब्राउजर का क्या है? एक्चुअली एक्सेस वेब पेज, यानी कि वेब पेज को एक्सेस करवाता है, ठीक है। या आप कह सकते हैं वेब ब्राउजर हमारा सर्फिंग करवाता है, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर? वेब ब्राउजर क्या है? ओरेकल क्या है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लिनक्स हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये हमारा डेटाबेस सॉफ्टवेयर। क्रोम, क्रोम का मतलब गूगल क्रोम, हमारा यही ना है वेब ब्राउजर। विच टोपोलॉजी प्रोवाइड्स हाईएस्ट रिलायबिलिटी? जिसपे आप विश्वास कर सकते हैं और डेटा आपका एनी हाउ रीच कर जाएगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। पर कॉम्प्लेक्सिटी इसमें बहुत ज्यादा होता है क्योंकि नंबर ऑफ केबल्स ज्यादा हो जाती है। ठीक है, बस तो लीनियर केबल यूज होता है, इसमें रिलायबिलिटी बोल रहा है, इस पे हम रिलाई नहीं कर सकते। रिंग पे भी रिलाई नहीं हम कर सकते हैं, मेश पे कर सकते हैं क्योंकि मेरा नोड इस तरह अपने आप में हर एक नोड से कनेक्ट होता है। ये तार कट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको डेटा यहां से यहां पहुंचाना है, इस माध्यम से हम पहुंचा देंगे। तो मेश स्टार है पर रिलायबल का मतलब फास्ट हो। ठीक है, तो वैसा स्थिति में आपका स्टार नहीं हो सकता है। स्टार क्या होता है? इस तरह आपका नोड से यहां है और आपका यहां पे स्विच है, ये स्टार टोपोलॉजी है। ठीक है, 1 to 1। पर यहां एक प्रॉब्लम है, यहां अगर तार कट जाए तो ये बच्चा कहते हैं ये नोड कनेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, ये डेटा को नहीं भेज सकता, पर इसमें है। तो रिलायबल के बारे में बोलिएगा तो हमारा कौन सा हो जाएगा? हमारा मेश हो जाएगा, स्टार नहीं होगा। विच प्रोटोकॉल ट्रांसफर फाइल? जब फाइल्स को ट्रांसफर करेंगे तो एफटीपी का यूज करेंगे। एसएमटीपी तो हमारा मेल सेंड करने के लिए, पॉप रिसीव करने के लिए है, नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं गया। विच डिवाइस फिल्टर ट्रैफिक यूजिंग सिक्योरिटी? हमको कौन सा डिवाइस है जो फिल्टर ट्रैफिक करे? ठीक है, हब तो क्या है? फिल्टर नहीं करता है, हब तो क्या करता है? नोड्स को कनेक्ट करवाता है। ठीक है, फायरवॉल एकदम है, ये हमारा फिल्टर्स डेटा करता है। ठीक है, अनऑथराइज एक्सेस से भी बचाता है। स्विच वही चीज है, हब का ही है, पर हब आउटडेटेड है। स्विच सेंट्रल डिवाइस दोनों है, पर स्विच क्या है? इंटेंडेड यूजर तक ही डेटा आपका पहुंचाता है। रिपीटर सिग्नल को बूस्ट करता है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। हमारा आंसर हो गया क्या? फायरवॉल। आईपी एड्रेस कंटेन्स हाउ मेनी? आईपी एड्रेस का कितना बीट होता है? 32 होता है। ठीक है, 16 तो नहीं होता है, 8 भी नहीं होता है, 32 भी, 128 होता है, पर किसका होता है? आईपी वर्जन 6 का। तो ये भी गलत। हमारा आंसर कौन सा हो गया? सॉरी, आंसर कौन सा हो गया? 32 हो गया। ठीक है, विच प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली असाइन? कौन सा प्रोटोकॉल है जो ऑटोमेटिकली आईपी को जनरेट करता है? तो उसके लिए है डीएचसीपी प्रोटोकॉल। कौन सा है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये ऑटोमेटिकली असाइन करता है, डायनेमिक आईपी एड्रेस असाइन करता है। डीएनएस क्या करता है? हमारा डोमेन नेम से क्या करता है? आईपी एड्रेस में कन्वर्ट। ये तो गलत है। एफटीपी क्या है? फाइल ट्रांसफर के लिए है। एचटीटीपी क्या है? ना एक्सेसिंग द वेब पेज के लिए है। डीएचसीपी यही है हमारा। विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा इंस्क्रिप्शन? पहला है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट किसके लिए है? डिलीवरी के लिए। ठीक है, रिलायबल डिलीवरी के लिए है, रिलायबल डिलीवरी के लिए है। ठीक है, सेशन लेयर किसके लिए है? हमको जब भी कम्युनिकेशन सेशन को मैनेज करना होगा, कम्युनिकेशन सेशन को मैनेज करना होगा, तो वहां पे सेशन लेयर का यूज करेंगे। तो ट्रांसपोर्ट और सेशन तो नहीं है क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है डेटा इंक्रिप्शन। प्रेजेंटेशन लेयर क्या है? ये आपका सब चीज करेगा, कंप्रेशन देखेगा, इंक्रिप्शन देखेगा और ट्रांसलेशन, सबका इसमें योगदान होता है। तो प्रेजेंटेशन रहा, तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, इंक्रिप्शन। ठीक है, प्रेजेंटेशन होगा। एप्लीकेशन क्यों नहीं होगा? तो एप्लीकेशन क्या करता है? सर्विसेज प्रोवाइड करता है। किसको सर्विसेज प्रोवाइड करता है? यूजर्स को सर्विसेज। तो इसी कारण से ये भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा प्रेजेंटेशन। विच ट्रांसमिशन मीडियम इज लीस्ट अफेक्टेड? जो कम से कम नॉइस से अफेक्ट होता है, कम से कम, तो स्वाभाविक है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगा।
ठीक है, उसका केबल भी एकदम एकदम क्या होगा, यस हार्ड होगा। तो यही ना है कॉन्सेप्ट। ट्विस्टेड पेयर तो नहीं है, ये तो अफेक्ट कर सकता है नॉइज से, कोएक्सियल भी अफेक्ट कर सकता है, ऑप्टिक फाइबर नहीं कर सकता है, ठीक है, कॉपर वायर तो यूज नहीं होता है। यही 3 केबल होता है जिसमें कि आज के समय में हम लोग ट्विस्टेड पेयर केबल करते हैं, क्योंकि ये लाइट को यूज करता है। तो जब भी डेटा होता है, डेटा को लाइट वे में कन्वर्ट करके यस पहुंचाता है डेस्टिनेशन तक, और इतना फास्ट होता है, तो इसलिए हम लोग अभी अभी देखिए, कहीं भी देखिए, ओशन में भी आपका फाइबर ऑप्टिक केबल बना, वो जानते हैं कि वो डेटा को बहुत जल्दी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है, ठीक है। कौन सा नेटवर्क एक पूर्ण शहर को, यानी कि सिटी को, तो सिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लैंड तो हमारा क्या है, छोटी जगह के लिए है। कैन क्या है, कैंपस, यानी कैंपस के लिए है, ठीक है। पैन क्या है, हमारा अपना पर्सनल नेटवर्क, ठीक है, छोटे डिस्टेंस के लिए, जैसे वाईफाई हम लोग हॉटस्पॉट यूज करते हैं उसके लिए। मैन है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है, डोमेन नेम सिस्टम। तो डोमेन नेम सिस्टम, डिजिटल नेटवर्क सर्विस नहीं होता है, डेटा नेम सर्विस भी नहीं होता है, डोमेन स्ट्रक्चर ना नेटवर्क सर्विस नहीं होता है। कौन सा रजिस्टर अगली निर्देश को, पते को स्टोर करवाता है। क्वेश्चन क्या है, विच रजिस्टर, कौन सा रजिस्टर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। पहला क्या है, MAR। MAR क्या है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। स्वाभाविक है ये क्या, मेमोरी एड्रेस को ही रखेगा फॉर रीट्राइव, यानी कि लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, यस वो यूज करेगा। तो हमसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट। अब MDR क्या है, मेमोरी डेटा रजिस्टर। मेमोरी डेटा रजिस्टर क्या है, हमको बताता है कि डेटा कौन सा ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। तो यही है MDR, मेमोरी डेटा रजिस्टर, ये भी नहीं है। अब PC क्या है, PC प्रोग्राम काउंटर है। क्या है, प्रोग्राम काउंटर। यही ना है जो हमारा इंस्ट्रक्शन होल्ड करता है, होल्ड सॉरी ना, ये क्या करता है, हमारा एड्रेस को होल्ड करता है। यस, इट होल्ड्स एड्रेस ऑफ किसका, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है ना, वो PC यानी कि प्रोग्राम काउंटर स्टोर करता है, ठीक है। तो यही होगा। IR क्यों नहीं होगा, IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, ये क्या करता है, हमारे करंट इंस्ट्रक्शन जो है उसको स्टोर करवाता है, तो इसी कारण से IR भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, प्रोग्राम काउंटर हो जाएगा। विच नंबर सिस्टम 0 से 7, 0 से 7 कौन यूज कर सकता है, वो कर सकता है ऑक्टल। बाइनरी 0-1, डेसिमल 0 से 9, ऑक्टल 0 से 7, ठीक है, हेक्साडेसिमल 0 से 15, ठीक है। तो हमारा 0 से 7 ऑक्टल। किस नंबर सिस्टम का है बेस 16, हेक्साडेसिमल, बाइनरी का बेस 2, डेसिमल का 10, ऑक्टल का 8, हेक्साडेसिमल का 16। क्वेश्चन पूछ रहा है 16, हमारा आंसर हो जाएगा हेक्साडेसिमल। F, हेक्साडेसिमल में F क्या है, 15, ठीक है। A होता है 10, B होता है 11, C होता है 13, D होता है 14, E होता है 15, F होता है 16। 10 11 सॉरी, ये हो गया 12, D होता है 13, E होता है 14 और F होता है 15। तो F का ही पूछा जा रहा है ना, कहां गया F को, F क्या है 15। तो ये तीनों मेरा ऑटोमेटिकली। टूस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट का कब हम लोग इसको क्या, इसको रिप्रेजेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट इज यूज टू रिप्रेजेंट क्या है, तो टू कॉम्प्लीमेंट कब यूज करते हैं, नेगेटिव नंबर्स के लिए यूज करते हैं टूस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहां पे देखिए टूस कॉम्प्लीमेंट यूज टू रिप्रेजेंट फ्लोटिंग नंबर नहीं है, हाँ नेगेटिव नंबर है। कैरेक्टर्स के लिए हम लोग नहीं यूज करते हैं, इंस्ट्रक्शन के लिए भी नहीं यूज करते। उसमें क्या करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, पहले तो 0 को 1 बना देते हैं और लास्ट में टूज में हम लोग +1 या ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव नंबर्स। कौन सा मेमोरी मेरा परमानेंट है, नॉन वोलेटाइल का मतलब परमानेंट है।
रैम तो टेम्पोररी है, कैश भी टेम्पोररी है, रोम मेरा क्या है, परमानेंट, जिसको कहा जाता है नॉन वोलाटाइल, रजिस्टर भी टेम्पोररी है, तो इसलिए भी ये तीनों मेरा गलत हो गया। कौन सा डिवाइस परमानेंट, यानी कि वो डेटा को आप स्टोर हमेशा के लिए रख सकते हैं, ठीक है। रैम तो टेम्पोररी है, तो स्वाभाविक है कि ये नहीं कर सकता है। रजिस्टर भी टेम्पोररी है, नहीं करेगा। हार्ड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है ना, यानी कि स्टोर इसको कर सकते हैं डेटा को फॉर एवर। कैश हमारा टेम्पोररी है, तो ये भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, हार्ड डिस्क होने जा रहा है। विच गेट इनवर्ट्स द इनपुट, यानी कि अगर 0 दिए तो 1 बन जाए, 1 दिए तो जू, तो ये कौन सा है, एंड गेट है ना, ठीक है, एंड गेट। और गेट नहीं है, क्योंकि हमारा एक ही सिग्नल उसमें चलता है, ठीक है, एक ही इनपुट, तो ये तो नहीं होगा, ठीक नहीं है, ये भी नहीं होगा, हमारा कौन सा हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, ठीक है। एंड में 2 होता है, और में 2, एक्सॉर में भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी में आपका एक ही सिग्नल आता है, यही होता है ना, चलिए नॉट हो जाएगा। विच लॉजिक ऑपरेटर गिव्स आउटपुट, आउटपुट कम देगा इफ एनी इनपुट, यानी कि 0 1 हो तो 1 दे, 1 0 हो तो 1 दे, यही ना बोला, इफ एनी इनपुट इज 1। तो ये किस में आपको मिलेगा, ये मिलेगा और गेट में, और गेट में ही मिलता है ना, 0 1 1 हो जाता है, अगर इसी को एंड कर दिया तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा और गेट एंड गेट नहीं होगा, नॉट नहीं होगा, नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं, क्योंकि मेरा आंसर यहां पता चल चुका है, ठीक है। द कॉलम इन अ टेबल, कॉलम इन अ टेबल यानी कि कॉलम इन अ टेबल, यानी कि पूछा जा रहा है इसके बारे में, इसको क्या कहा जाता है, इसको फील्ड कहा जाता है ना, ठीक है। या इसको आप क्या कर सकते हैं, एट्रीब्यूट्स कह सकते हैं, ठीक है। इसको क्या कह सकते हैं, टपल कह सकते हैं, कार्डिनैलिटी कह सकते हैं, ठीक है, यही कह सकते हैं ना इसको। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कॉलम के बारे में, तो कॉलम के लिए टपल तो मेरा किसके लिए हो जाएगा, रोज के लिए हो जाएगा, कॉलम्स के लिए नहीं होगा। रिकॉर्ड्स भी मेरा किसके लिए हो जाएगा, रोज के लिए हो जाएगा। फील्ड मेरा हो जाएगा कॉलम्स के लिए। कीज तो मेरा कांस्टेंट है, प्राइमरी की सेकेंडरी की के बारे में पूछा जा रहा है। प्राइमरी की कांस्टेंट, फॉरेन की हो गया, यूनिक की हो गया, डिफॉल्ट हो गया, चेक हो गया, उसके बारे में पूछा जा रहा है। विच की कैन यूनिकली आइडेंटिफाई, कौन सा है जो हमारे यूनिक टपल को करेगा, तो स्वाभाविक है यूनिकनेस होना चाहिए। तो या तो मेरा कैंडिडेट की बनने जा रहा है, सॉरी प्राइमरी की बनने जा रहा है, या तो यूनिक, यही 2 होगा ना। तो कैंडिडेट की तो नहीं होगा, अल्टरनेट की भी नहीं होगा, हाँ प्राइमरी की हो सकता है, ठीक है। अब फॉरेन भी नहीं होगा, हाँ यहां पे अगर यूनिक हो जाता ना तो दोनों होता है, प्राइमरी और यस फॉरेन, सॉरी यूनिक की, पर यहां यूनिक के बारे में तो क्वेश्चन उठा ही नहीं है। डीडीएल का फुल फॉर्म क्या है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यही है ना, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ये सब तो गलत है। डीडीएल का डेटा डेफिनेशन 2 बार आ गया, नहीं इसमें पूछा है दूसरा चीज है। विच कमांड इज अ डीडीएल, डीडीएल क्या है, हमारे स्ट्रक्चर को डील करता है। सेलेक्ट मेरा स्ट्रक्चर को नहीं, यानी कि हमारे रोज को कॉलम कुछ भी है उसको इंटरटेन करवाता है। इंसर्ट भी हमारे डेटास के लिए होता है, ठीक है। क्रिएट हमारा टेबल का स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। अपडेट क्या है, मेरा डेटा को चेंज करवाता है। तो ये तीनों गलत, हमारा आंसर हो जाएगा क्रिएट हो जाएगा। डीएमएल का फुल फॉर्म क्या है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैपिंग नहीं है, डेटाबेस मैनेजमेंट लैंग्वेज नहीं है, डेटा माइग्रेशन नहीं है। विच कमांड इज यूज्ड टू मॉडिफाई, हमको अगर किसी टेबल में, ठीक है, डेटा 8 को हमको चेंज करना है 9 में, तो यही बोल रहा है, तो कौन सा कमांड का यूज करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अपडेट, अपडेट कमांड का, ठीक है। अल्टर हमारा स्ट्रक्चर चेंज करता है, अपडेट।
मॉडिफाई कोई मेरा कमांड नहीं है, इसका पार्ट हो सकता है एडिटर का, ये नहीं है, चेंज भी नहीं है। आंसर मेरा क्या हो गया, अपडेट हो गया। ठीक है। विच कमांड्स रिमूव अ टेबल स्ट्रक्चर एंड डेटा, कौन सा कमांड है जो हमारे टेबल स्ट्रक्चर और डेटा, यानी कि स्ट्रक्चर जो मेरा बना हुआ है, जो भी इसका डेटा ही नहीं, इसके टेबल के स्ट्रक्चर को भी क्या कर दे, हटा दे। डिलीट से हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, डेटा को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को नहीं। रिमूव कोई कमांड ही नहीं है एसक्यूएल का। हाँ, ड्रॉप है, ड्रॉप से हम क्या करते हैं, हम टेबल के डेटा ही नहीं, स्ट्रक्चर को भी डिलीट कर सकते हैं, साथ साथ यही कमांड हमारी डेटाबेस को भी हटाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ड्रॉप। ट्रंकेट नहीं है, ट्रंकेट हमारे डेटा को डिलीट करता है, यानी कि रिकॉर्ड्स को डिलीट करता है। ठीक है, तो ये दोनों है, डिलीट और ट्रंकेट, ये हमारे डेटा को क्या करता है, रिमूव करवाता है। ट्रंकेट कमांड क्या है, डिलीट सेलेक्टेड रोज, डिलीट ऑल रोज एंड कीप स्ट्रक्चर, डिलीट डेटाबेस, डेटाबेस को तो नहीं करता है ट्रंकेट, कॉलम को नहीं डिलीट करता है, हाँ ये हमारे रोज को करता है। अब ये दोनों को ध्यान दीजिए, डिलीट सेलेक्टेड रोज नहीं, ये किसको करेगा, ऑल द रोज को करेगा, सेलेक्टेड रो नहीं कि 2-3 को करेंगे 2-3 को छोड़ देंगे, नहीं सबको करेगा। और स्ट्रक्चर को अफेक्ट नहीं करने वाला है, स्ट्रक्चर एज इट इज रहने वाला है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डिलीट्स ऑल रोज बट कीप स्ट्रक्चर। ठीक है, विच ज्वाइन रिटर्न्स मैचिंग रो, यानी कि कौन सा ज्वाइन है मैचिंग, इसके बारे में बोला जा रहा है। तो ये मेरा इनर ज्वाइन है ना, ये लेफ्ट ज्वाइन, ये राइट ज्वाइन, ये इनर ज्वाइन है, इनर लेफ्ट राइट। ठीक है, तो हमसे लेफ्ट क्या बोला है, तो लेफ्ट ज्वाइन तो नहीं होगा, स्पेशल ज्वाइन कोई ज्वाइन नहीं है, ये तो पहले हटा दीजिए। इनर ज्वाइन जो हमारा क्या करेगा, बोथ द टेबल्स में जो मैचिंग जो होगा वही दिखाएगा, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। कौन सा डिवाइस एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, विच डिवाइस कन्वर्ट्स एसी टू डीसी पावर इन कंप्यूटर। आज के समय में देखिएगा कि जहां पे एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है तो हम लोग एक डिवाइस का यूज करते हैं, वो डिवाइस है एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई। ये हमारे पीसी में भी है एसएमपीएस। ठीक है, तो यूपीएस क्या करता है, हमारा बैकअप देता है, अगर पावर चला गया तो हमारे कुछ समय के लिए बैकअप क्या देगा, इलेक्ट्रिसिटी हमारे पीसी को देगा, ये भी नहीं है। मदरबोर्ड क्या है, मदरबोर्ड नहीं हो सकता, मदरबोर्ड क्या है, जो ऑल द कंपोनेंट्स को रिसाइट करवाता है। ठीक है, एसएमपीएस है। सीपीयू क्या है, प्रोसेसर है, हम प्रोसेसर एसी को डीसी नहीं करता, प्रोसेसर काम का क्या ना है, प्रोसेस करना, तो ये भी नहीं है। आंसर हो जाएगा एसएमपीएस। विच डिवाइस प्रोवाइड्स बैकअप पावर सप्लाई। अब देखिए क्वेश्चन यहां पे आ गया बैकअप, यानी कि हमारा जो क्या कहें चल रहा है सिग्नल, हेलो काउंट होगा, होगा इसको सब उतर गया, नहीं 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 नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच डिवाइस प्रोवाइड्स बैकअप पावर सप्लाई, यानी कि जब मेरा पावर सिस्टम में नहीं है, यानी कि मेरा जो मेन सप्लाई से पावर नहीं है, ठीक है, वैसा स्थिति में मेरा कंप्यूटर चलते रहना चाहिए, तो उस समय हम लोग एक स्पेशल डिवाइस यूज करते हैं, वो है यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस सप्लाई हम आप सिस्टम को देते, पर उसका क्या है, एक समय है, वो बैटरी पे डिपेंड करता है, 10 मिनट
डबल बैटरी 20 मिनट, उस पर डिपेंड करता है। तो हमारा क्या है, बैकअप। बैकअप किसके लिए होगा, एसएमपीएस तो नहीं देता है, एसएमपीएस क्या एसी से डीसी में ना, यूपीएस करेगा। सीपीयू तो प्रोसेसर हो गया। राउटर क्या है हमारा, क्या करता है, डिफरेंट नेटवर्क्स को क्या करवाता है, कनेक्ट करवाता है, राउटर का यही है ना, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल पावर सप्लाई नहीं, यूनिवर्सल प्रोसेसिंग सिस्टम नहीं, यूनिफाइड पावर सिस्टम नहीं, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, एकदम सही, यही हमारा यूपीएस का फुल फॉर्म है। विच डेटा टाइप स्टोर्स डेसिमल, कौन सा डेटा टाइप जो हमारा डेसिमल यानी कि 8.9, 128.6 ये स्टोर करे, ठीक है। तो इंटीजर तो मेरा डेसिमल को तो लेता ही नहीं है, फ्लोट लेगा। फ्लोट लेगा, फ्लोट क्या करता है, हमारे क्या करेगा, हमारे डेसिमल पार्ट को क्या करता है, लेता है। यानी कि जब भी आपको फ्रैक्शनल वैल्यू देना है तो किस डेटा टाइप का यूज कीजिएगा, फ्लोट का यूज कीजिएगा। कैर तो मेरा सिंगल कैरेक्टर को लेता है, तो इसको काट दीजिए। वॉइड का मतलब नो रिटर्न, नो रिटर्न, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, फ्लोट हो गया। एसएसडी ये हमारा न्यू टेक्नोलॉजी है डेटा को स्टोर करवाने के लिए, जिसमें फ्लैश का यूज करते, फ्लैश मेमोरी का, वो है सॉलिड स्टेट ड्राइव। एसडीडी भी यूज करते, पर आज के समय में आउटडेटेड, आउटडेटेड नहीं है, ठीक है। सॉलिड स्टेट ड्राइव, सिस्टम स्टोरेज डिवाइस नहीं, सॉलिड स्टोरेज डिस्क नहीं, सेकेंडरी स्टेट ड्राइव नहीं, यह है सॉलिड स्टेट ड्राइव हो गया। विच स्टोरेज डिवाइस इज द फास्टर, कौन सबसे फास्ट एक्सेसिंग, रीड राइट उसका फास्ट हो, कौन सा हो, तो स्वाभाविक है नया टेक्नोलॉजी जो होगा वही ना देगा। एसडीडी, एसएसडी, डीवीडी, टेप। एसडीडी ठीक है, पर उससे बेहतर हमारा एसएसडी है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। डीवीडी पुराना है, यानी कि डीवीडी में हम लोग क्या डेटा स्टोर, पर वो फास्ट नहीं होता था, ठीक है। टेप ड्राइव उससे पहले सिक्वेंशियली वे में सर्च करता था, तो आप टाइम टेकिंग था, फास्टर कहां था, सबसे पहले टेप ड्राइव आया, उसके बाद डीवीडी आया, एसडीडी आया, सॉरी ये दोनों तो एसडीडी तो पहले ही आ गया, फिर डीवीडी आया, एसएसडी आया, तो एसएसडी मेरा फास्टेस्ट है। कौन सा कीवर्ड जो हमको डिसीजन मेकिंग, जहां पे हम डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है, कि ये बड़ा है वो छोटा है, इस तरह का डिसीजन अगर हमको लेना पड़ेगा तो वैसा स्थिति में हम क्या करेंगे, ठीक है। लूप तो डिसीजन के लिए नहीं है, लूप क्या है, इटरेशन, यानी कि ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को हमको एग्जीक्यूट सेवरल टाइम्स एज पर द कंडीशन, 10 बार 15 बार। गो टू है कंट्रोल ट्रांसफर के लिए, यहां से वहां ट्रांसफर करने के लिए गो टू, ये भी नहीं है। इफ है, इफ ही है ना कंडीशन के लिए ना, जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, कंडीशन हुआ ना, तो कंडीशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इफ का। स्विच क्या है, मल्टीपल कंडीशन होगा तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, तो स्विच भी यहां हट गया, ठीक है। तो आंसर मेरा क्या हो गया, इफ हो गया। So I hope these all 60 questions will help you a lot. Yes, as per your technical assistant, yes, exam is concerned. Okay. तो ठीक है, अगले मॉक टेस्ट में मिलते हैं हम लोग, ठीक है। बट टेस्ट को ज्वाइन कीजिएगा तो उससे आपको पता चलता है कि आप कितने डीप में हैं, ठीक है। सो थैंक यू माय डियर। Question number 61. A goods train carried cement derailed. एक मालगाड़ी जिस पे सीमेंट लदा हुआ था, सीमेंट से भरी एक मालगाड़ी डिरेल पटरी से उतर गई नियर झाझा इन बिहार जमुई डिस्ट्रिक्ट, बिहार के जमुई जिले में झाझा के नजदीक ऑन December 27, 2025
27 दिसंबर 2025 को डिसरप्टिंग रेल सर्विसेज, और रेल सेवाओं को बाधित किया ऑन द जसीडीह झाझा सेक्शन, जसीडीह झाझा क्षेत्र में। यहां कैरिट के स्थान पर कैरिंग का प्रयोग होगा। कैरिंग आईएनजी पार्टिसिपल जो एडजेक्टिव का काम करता है वो होगा। अ गुड्स ट्रेन कैरिंग सीमेंट, जिसपे सीमेंट लदे हुए थे। इस अर्थ को लाने के लिए आपको YING लगाना पड़ेगा। अतः त्रुटि भाग बी में है। Next one. Out of the given alternatives, choose the one which can be substituted for the given words. A person who knows everything. ऐसे व्यक्ति को या ऐसे एंटिटी को omniscient कहते हैं, जो ईश्वर के लिए प्रयोग होता है। Omnivorous सब कुछ खाने वाला, omnipresent हर जगह मौजूद, omnipotent सर्वशक्तिशाली। C is the correct answer choice. Next one. The manager said to B, do you want to go to Mumbai for your internship today? आपको इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है, क्योंकि ये प्रश्न है और ये पास्ट सिंपल टेंस में है, अतः इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। The manager asked me if I wanted to go to Mumbai today नहीं होगा। दूसरा the manager asked to me, आज के बाद to का प्रयोग नहीं होता है। इस आधार पे ये गलत हो गया। The manager asked me, यहां तक शुद्ध है। whether I wanted to, क्या मैं जाना चाहता था to मुंबई for my internship that day, ये शुद्ध है। C is the correct answer choice. Next one. Under the weather, इसका अर्थ है अच्छा महसूस नहीं करना। Under the weather, under debt, in a bad weather, very angry, feeling ill is the correct answer choice. Rapture यानी प्रसन्नता, खुशी, elation जिसे कहते हैं, B is the correct answer choice. The incorrect spelling खोजना। punctilious, शॉफर, साइज्मोग्राफी, फिलैंथ्रोपी में TH होता है। D is the correct answer choice. Next one. Detrimental means हानिकारक, इसका विपरीत होगा harmless, जिसमें हानि नहीं है। C is the correct answer. Insidious अपमानजनक, nasty बुरा, baneful हानिकारक। Next one. Out of the given order, choose the one which can be substituted for the given words or something. Instrument that measures the altitude of, ऊंचाई मापने के लिए altimeter का प्रयोग करते हैं। ये वायु का दबाव मापने के लिए करते हैं। ये समय को देखने के लिए प्रयोग करते हैं। ये तापमान को देखने के लिए बुखार चेक करते हैं, altimeter. नेक्स्ट इसका अर्थ है बेचैन, नर्वस। वेरी एंग्री क्रोधित नहीं, प्रसन्न नहीं, सैड नहीं होगा, टेंस होगा, तनाव में परेशान। बी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। नेक्स्ट, हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैड बीन इंटरव्यूड बाय हिम बिफोर लंच। पास्ट परफेक्ट में है, वहां पे बीन का प्रयोग नहीं होगा। हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैड ही इंटरव्यूड, V3 का प्रयोग होगा बिफोर लंच।
सी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। परफेक्ट को आप दूसरे टेंस में, वैसे पैसिव में जो टेंस होता है एक्टिव में, वही उसे ही रिटेन किया जाता है। अतः ये गलत है, ये गलत है। नेक्स्ट वन, एम्ब्रॉयडरी में डी ए के स्थान पर ई होता है, अतः ए इज द करेक्ट आंसर चॉइस। मनोभर सही है, चाल चलना। करंट, मुनक्का जिसे कहते हैं, कैश्यू, काजू, स्पेलिंग सही। और डाइम अ डजन का अर्थ है साधारण चीज। कॉमन एंड सो लिटिल वैल्यू। वैल्यू अवेलेबल ओनली इन बल्क, बड़ी मात्रा में उपलब्ध होना, बहुत बड़ी मांग होना, नो। नॉट अवेलेबल एवरीवेयर, दे आर ऑल इनकरेक्ट। नेक्स्ट वन, मैंगो पिकल्स आर मेड, यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग होगा, ऑप्शन में नहीं है लेकिन कहीं देना पड़ेगा, फ्रॉम का प्रयोग होगा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। स्टेशनरी जब ए से होता है तो इसका अर्थ होता है स्थिर, तो गति में मूविंग, एंटोनिम खोजना है। स्टिल स्थिर, हॉल्ट रोकना, वॉच देखना। नेक्स्ट, अपॉलिंग का अर्थ है घबरा देने वाला, शॉकिंग, दिस इज द करेक्ट आंसर चॉइस। ऑसम बहुत शानदार, ट्रिमेंडस जबरदस्त, फैंटास्टिक शानदार, ए इज द करेक्ट आंसर चॉइस। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वन, अंटिल देन गुड नाइट। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजधानी कोचिंग सेंटर पे। और आपको बता दें कि मॉक टेस्ट 4 जो हम लोगों ने टेक्निकल असिस्टेंट के लिए पटना हाई कोर्ट टेक्निकल असिस्टेंट का जो मॉक टेस्ट करवा रहे हैं, जिसका टेस्ट नंबर 4 है, इसका आप संपूर्ण डिस्कशन देख सकते हैं। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कंप्यूटर के लिए किशोर सर, मैथ्स के लिए आपके आजाद सर, और जीके जीएस के लिए कश्यप सर, और इंग्लिश के लिए अली अकबर सर। ये जो है आपका पूरा कंप्लीट आपका इसमें कंबाइन करके बहुत अच्छे से सारा का सारा क्वेश्चन का बेहतरीन डिस्कशन आपको मिलेगा। तो ये आपके सामने जो सवाल है, सवाल नंबर 91 आप देख सकते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है सर कि 45 मिनट को एक दिन के रूप में, एक दिन के भिन्न रूप में व्यक्त कीजिए। तो 45 मिनट है, मिनट को m से भाग दिए और बटा 24 घंटा, और इस घंटा को भी मिनट में चेंज करिएगा तो 60 मिनट से गुना कर देंगे। तो देखिए m से m कट गया, 15 या 45 और 15 चौके 60, और 3 से काटेंगे 8 बार में तो हो जाएगा 1/8 चौका 32, यानी कि आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। बी आपका क्या हो गया, सही जवाब हो गया। आगे देखिए, इसमें वैल्यू निकालना है। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए बॉड मास के नियम का हम लोग क्या करते हैं, पालन करते हैं। जैसे कि आपको पता है बी मतलब होता है ब्रैकेट, सबसे बड़ा, उससे छोटा और सबसे छोटा। ओ मतलब ऑफ, ऑफ मतलब का, और का मतलब गुना, और गुना मतलब जल्दी गुना। डी मतलब होता है डिवाइड, यानी भाग देना है। एम मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए मतलब होता है एडिशन यानी कि जोड़, और एस मतलब होता है सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाव। इसमें कहीं भी ब्रैकेट का चर्चा नहीं है, इसमें चर्चा है डिवाइड का, कहीं पे का भी चर्चा नहीं है। तो भाग देना है आपको, बहुत सिंपल है, देखो करना कुछ नहीं है। 17 माइनस, यहां देखो 8 बचे सीधा क्या कर देंगे 40, और 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब यहां से देखिएगा, बारीकी से समझिएगा सब लोग। यहां से देखेंगे तो देखो 5 गुना 3 भागा 6 है, तो उसको ऐसे लिखेंगे 5 गुणे 3 और बटा में 6। ठीक है, प्लस 2 चौके कितना हो जाएगा, सीधा का सीधा 8 हो जाएगा। देखिए 7 आ 2 9, 1 आ 1 2, तो -40 अब प्लस 29। अब बटा में देखिए 3 से काटेंगे 2 बार में, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5/2 और 8/1, यानी इसके बटा में हम एलसीएम 2 ले लेंगे तो 5 प्लस 8 दूनी के 16। यानी कुछ नहीं करना है, जब इसको सॉल्व करिएगा तो 29 से 30 10 40 -11/1 और ऊपर हो जाएगा 2/16, 5 कितना हो गया
21 हो गया। तो इसको हम निकालेंगे तो 11 दूनी के 22 माइनस में और बटा में हो गया 21, तो -22/21। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर कहाँ है, तो डी में है। आपको एक चीज और बता देते हैं, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन हो, इसके बटा में एक क्या रहता है, छुपा हुआ रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर आप इसको गुना करिएगा तो पॉसिबल नहीं है, तो कुछ ना कुछ टेक्निक होगा जो आपको पता करना है खुद से। यानी कि आप देख सकते हो 777 गुणे 777 गुणे 777, इसका मतलब 777 का क्या है, क्यूब है, प्लस 423 गुणे 423 गुणे 423, इसका मतलब 423 का क्यूब है, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, 777 गुणे 777। अब देखो इसको हम ऐसे डायरेक्ट लिख दे, बोलिएगा कैसे, तो 777 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, उसके बाद में हम माइनस इसको लिख सकते हैं 777 गुणे 4 2 3, और ये हो जाएगा प्लस 423 का क्यूब। अब सुनो, गुना 1/77 माइनस 47, तो काम करो 77 में से 47 गया तो 30 हो गया। सुनो, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर हम ए को 777 मान ले और बी को हम मान ले 423, तो रिजल्ट मेरा क्या बनेगा, बनेगा सर ए क्यू प्लस बी क्यू बटा ए स्क्वायर माइनस यहां से ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और गुणे 1/30, ये तो है ही। देखो यहां से जब फॉर्मूला लिखिएगा तो ये पूरा का पूरा जो फॉर्मूला है मैं यहां पे लिख देता हूं, बनेगा क्या, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और गुणा हो गया 1/30, इससे ही कट जाएगा। एक जगह पे वैल्यू रख लीजिए, क्या, 777 प्लस 423 और गुणा 1/30। चलो 7 3 10 का 0 हाथ में 1, 7 2 9 10 का 0 हाथ में 1, और 4 7 11 1 12 बटा 1/30, ये गुणा में है, 0 से 0 कट गया, 3 से काटोगे 40 बार में कटेगा 120, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, 40। ऑप्शन में खोजिए कहां है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो गया। इस तरह से आप बनाएंगे पूरा डिटेल में, लेकिन डायरेक्ट भी आप सोच सकते हैं कि सर ये ए क्यू है, ये बी क्यू है, ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये सब कटेगा तो ये प्लस बी बचेगा, और इस दोनों को जोड़ोगे तो 1200 में 30 से भाग दोगे तो सीधा आपका क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो डायरेक्ट वाला तो ठीक है, लेकिन आप पूरा प्रोसेस जानिएगा तो इससे रिलेटेड सवाल आपसे नहीं छूटेगा, सबसे बड़ा बात यही है। आगे हम चलते हैं, एक विद्यार्थी 5/2 घंटा किलोमीटर की गति से स्कूल जाता है और 6 मिनट विलंब से पहुंचता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, स्कूल की दूरी क्या है। देखो बहुत सारा मेथड है, रेशियो मेथड है, गैपिंग मेथड है, लेकिन आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं ना, आपके लिए कौन मेथड सूट करेगा वो हम आपको बताते हैं। देखो सबसे पहले समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, कुछ नहीं करना है। अगर उसका दूरी को हमने डी मान लिया, इसका चाल 5/2 का मतलब हो गया 2.5 किलोमीटर पर आवर, तो दूरी बटे चाल क्या हो गया, समय में से घटा देंगे किसको, अगर यही दूरी के लिए 3 घंटा लग रहा है तो एगो 6 मिनट विलंब से पहुंचता है, 10 मिनट पहले से पहुंचता है, यानी कि 6 मिनट विलंब से या 10 मिनट पहले का मतलब अंतर हो गया 16 मिनट का, तो 16 बटे क्या हो गया 60, क्योंकि आपसे किलोमीटर पूछा, ये सभी दिए हुए हैं किलोमीटर पर आवर में, तो ये भी क्या हो जाएगा, आवर में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कुछ नहीं करना है, थोड़ा बुद्धि लगाओ, इधर 2 से गुना कर दें तो ये हो जाएगा 2d/5 माइनस d/,
से 15 माइनस 5d बराबर 4 बटे क्या हो गया 15, 15 से 15 कट गया, 6d में से 5d गया तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, यानी कि इसका दूरी हमने कितना माना था d किलोमीटर, आंसर हो गया 4 किलोमीटर। ऐसे आपको बनाना है, तब जाकर के आप एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं। एक आदमी अथवा 2 औरत अथवा 3 लड़के किसी कार्य को पूरा करने में 88 दिन लेते हैं। एक मैन को आप भेजा दीजिए, उसको भी 88 दिन लगेगा। 2 वोमेन को भेजा दीजिए, उसको भी 88 दिन लगेगा सर। और 3 बॉयज को भेजा दीजिए, उसको भी 88 दिन लगेगा। ये तीनों काम क्या कर रहे हैं सर बराबर। आगे कह रहा है तो एक आदमी, एक मैन, एक वोमेन और एक बॉय मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे। देखो इसको काट देते हैं, यहां से क्षमता निकालेंगे तो एक मैन बराबर 2 वोमेन बराबर 3 बॉय। देखो मैन, वोमेन और बॉय का रेशियो निकालेंगे तो 3 दूनी के 6, इसको ढकिए 3 एकम 3, इसको ढकिए 2, 6 एक 2। देखो यहां से हम क्षमता निकाल सकते हैं। क्षमता एक मैन के जगह पे 6, वोमेन के जगह पे 1 और बॉय के जगह पे 2, तो 6 एक 7 2 कितना हो गया 9 क्षमता। अब हम कार्य निकालते हैं, क्षमता गुणे समय। देखो एक मैन को बुलाओगे तो 88 दिन लगेगा, एक गुणे मैन की क्षमता कितनी है बाबू 6 है, गुणे 88। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। ये आपको समय निकालना है ना, तो समय बराबर कार्य बटा क्षमता, कार्य बटा क्षमता। कार्य कितना है 6 गुणे 88 और क्षमता है 9, 3 तिहाई 9, 3 दूनी के 6। अच्छा वैसे ज्यादा बढ़िया रहेगा क्या, तो आप बोलोगे सर सबसे अच्छा आप 3 से काटोगे तो नहीं कटेगा ना, 3 तिहाई 9, 3 दूनी के 6। ऑप्शन में तो कहीं दिया नहीं है दशमलव में। 6 गुणे 88 है, ठीक है, 6 2 8 1 9, ठीक तो है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा एक बार हम देख लेते हैं, 3 दूनी के 6, 3 एकम, देखो यहाँ गड़बड़ा गया है ना। इसको जब लिखोगे तो 3 गुना 1 3 होगा, इधर 2 होगा। हमने कहा कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है, तो हमको फिर से क्षमता निकालना होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो 1 गुणे 6 कर लो, 1 गुणे वोमेन का 3 करो और 1 गुणे बॉय का 2 करो, तो 6 3 9 और 2 11 हो गया। अब यहां से हमें कार्य भी निकालना होगा, कोई भी उठा लो। एक मैन गुणे 88 है ना बाबू, तो एक और मैन का क्षमता कितना है 6 गुणे 88। तो यहां से आप क्या करिएगा, सीधा कार्य हो गया, रुक जा भाई, 6 गुणे 88 और क्षमता हो गया 11, 11 8 88, 8 छके 48, आपका समय हो गया 48 दिन, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है सी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कहाँ है बाबू, तो सी में है। अगला सवाल आइए, देखो उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। बिहार का रिलेशन आपका दिया है किससे, झारखंड से। बिहार का किससे दिया है, झारखंड से। तो छत्तीसगढ़ का किससे होगा, देखिए यहां बिहार झारखंड से दिया है, तो छत्तीसगढ़ के लिए तो आप देख सकते हो कि छत्तीसगढ़ के लिए तो रायपुर होना चाहिए। हालांकि ये सवाल में कुछ गड़बड़ी है, बिहार का यहाँ पे पटना दिया होता ना तो राजधानी लेकर के हम चलते, लेकिन बिहार झारखंड से रिलेटेड है तो छत्तीसगढ़ रायपुर से रिलेटेड है। यहां तक आप आंसर कर सकते हो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। ये आपका अगर ऑप्शन 4 ही है तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये बात याद रखना, ठीक है। एनालॉगी का क्वेश्चन है, कह रहा है कुछ जानवर वर्णाद होते हैं और सभी रंगीन वर्णाद होते हैं। जानवर है सर ये, और इसमें से कुछ क्या है, वर्णाद है, ठीक है, और सभी रंगीन वर्णाद हैं, मतलब इसमें जो भी आएगा वो सब क्या हो जाएगा, रंगीन जो है वर्णाद हो जाएगा। तो कह रहा है सभी वर्णाद जानवर हैं, ऐसा कहना उचित नहीं है। कुछ वर्णाद जानवर हैं, हाँ कुछ वर्णाद क्या है, जानवर है, बात सही है, ये आपका सही हो सकता है। सभी वर्णाद रंगीन है, ये बिल्कुल गलत है। कुछ जानवर रंगीन है, ऐसा भी कहना आपका गलत है, तो केवल ऑप्शन नंबर बी। देखो इसमें निष्कर्ष में जो पूरा सही होता है वही आप आंसर कर सकते हो, बाकी आप आंसर नहीं कर सकते हो।
चलो यहां बोलता है कि नीना ने एक फोटो में एक लड़के की ओर संकेत करते हुए कहा कि वह मेरी नानी की इकलौती बेटा का बेटा है, बेटी का बेटा है। नीना का उस लड़के से क्या संबंध है? तो हम अपना से सोचेंगे कि सर मैं नीना हूं, ठीक है ना, मैं क्या हूं? नीना ने। और नीना ने एक फोटो में एक लड़के की ओर संकेत करते हुए कहा कि मेरी नानी की इकलौती बेटा का बेटा है। तब मेरी नानी मतलब मेरी मां, और मेरी मां की मां, मेरी मां की क्या हो गई? मां। तब मेरी नानी की इकलौती बेटी मेरी मां हो जाएगी, और उसका इकलौता बेटा यानी नीना का ऑलरेडी क्या हो गया? जो फोटो दिखा रहा था ना नीना का, तो आपको बोला कि उस लड़का, नीना का उस लड़के से क्या संबंध है? तो नीना उसकी बहन लगेगी। नीना उसकी क्या लगेगी? बहन लगेगी, ठीक है। चलो 99 नंबर सवाल देखो। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वेन आरेख सर्वोत्तम रूप से दर्शाया जा सकता है। अच्छा, इसमें तो कुछ ऐसा बोला नहीं है सर एबीसी में, बट आपको बता दे, डॉक्टर, आदमी और छात्र, परिवार, माता पिता और बच्चे, मेज, कुर्सी और फर्नीचर। देखो फर्नीचर में कुर्सी और मेज दोनों आता है। डॉक्टर, आदमी और छात्र ये तीनों अलग अलग चीज हैं। परिवार, माता पिता और बच्चे ये एक ही मतलब कंबाइन हो जाएंगे। परिवार में माता पिता और क्या है? बच्चे आएंगे ऐसे। फर्नीचर में बाबू मेज और कुर्सी आएंगे। गहना में आपका सोना और चांदी आएगा। तो डॉक्टर, आदमी और छात्र, क्योंकि आदमी जो है ना डॉक्टर भी हो सकता है और छात्र भी हो सकता है, ठीक है ना। चलो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो गया। आइए 100 नंबर सवाल की तरफ, जो लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए बी सी डी और एफ 6 मित्र एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर खेल रहे हैं। तो 6 गो है, तो 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो हमने बना दिया। ई ए के ठीक बाईं ओर, ए के ठीक बाईं ओर ई है। और कह रहा है कि सी एफ के दाएं बाईं से दूसरा स्थान पर है। सी जो है ना एफ के बाएं से दूसरा, तो मान लो इसको एफ हम मान लेते हैं, तो इसके बाएं से दूसरा कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। डी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो डी और ए के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो डी यहां हो जाएगा। डी यहां नहीं होगा सर, डी और ए के बीच में 2 हैं, तो काम तो गड़बड़ा गया, काम तो यहां से गड़बड़ा गया। अब हमको फिर से सोचना पड़ेगा सर। आप बोलोगे सर कैसे सोचोगे? फिर से मैं सोच रहा हूं। ई ए के ठीक बाईं ओर, तो ठीक बाईं कहीं बैठा दो, खड़ा था। सी एफ के बाईं से, सी जो है ना वो एफ के बाएं से अगर इधर मुंडी कर देंगे, तो एफ के बाएं से दूसरा स्थान पे पहला और दूसरा, बीच में एक व्यक्ति होगा। डी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, डी और ए के बीच में, तो डी को यहां भी करोगे तो 2 व्यक्ति आएगा, यहां करोगे 2 व्यक्ति आएगा, यहां डी कर देते हैं 2 व्यक्ति इसके बीच में आएगा। चूंकि बोला है कि डी और ए के बीच में 2 व्यक्ति, ठीक है। बोला कि एफ के, यहां एक वर्ड दिया है कि सी जो है एफ के बाएं से दूसरा, तो एफ के बाएं से दूसरा, तो अगर मैं यहां पे रखूंगा एफ को, तो इसके बाएं से पहला दूसरा सी फिट हो जाएगा। तो आपसे कह रहा है क्या कि इसमें ए बी सी डी ई एफ है, तो ए हो गया, बी बच गया यहां पे। तो कह रहा है कि बी एक के ठीक दाएं बैठा है, ए के ठीक दाहिने देखो बी बैठ गया, तो एफ के ठीक दाएं कौन सा मित्र है? तो एफ के ठीक दाहिने ई है। यहां से जब इसको देखेंगे तो यहां से मुंह करोगे तो ये आपका राइट साइड आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? सही उत्तर हो गया। तो पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन का हम आपको क्या करवा दिए? डिस्कशन करवा दिया। और हमको उम्मीद है कि आपको ये डिस्कशन काफी पसंद आया होगा और आपने बहुत बारीकी से हर एक क्वेश्चन को सीखा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। आपका समय शुभ रहे, आप हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई? 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। 1909 के अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रावधान किया गया। मुसलमानों को सांप्रदायिक आधार पर अपना प्रतिनिधि चुनने का अलग से अधिकार दिया गया। 1892 के द्वारा पहली बार उत्तरदायी
सरकार की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया गया। तो प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार, और यहाँ देश स्तर पर ये उत्तरदायी सरकार या विभागीय प्रणाली की शुरुआत जो है देश स्तर पर होती है। यहाँ पर प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत होती है। अर्थात आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अब देखिए अन्य दिनों की तरह एक बार फिर आपके सामने है। भले प्रश्न एक हो, जब घर पर आप बनाते हैं अपने से तो केवल एक सवाल का हल कर पाओगे, लेकिन जब SK कश्यप राजधानी कोचिंग से जुड़ जाते हो, एक साथ एक नहीं कई सवाल का जवाब, 15 क्वेश्चन का नहीं बल्कि 50 क्वेश्चन, अर्धशतक की यात्रा पूरा करके आप पहुंचते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया सही नहीं है। फिर आपके सामने नकारात्मक प्रश्न दिया गया। संविधान का अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, पूर्णतः सही है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीश को नियुक्त करने के लिए केवल और केवल राष्ट्रपति उत्तरदायी है। न्यायाधीश की नियुक्ति कोलेजियम व्यवस्था 1993, कोलेजियम व्यवस्था के तहत 1993 से कोलेजियम प्रणाली, इसमें एक जो है CJI +4 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज इसमें शामिल होते हैं। इसी को बोलते हैं कोलेजियम। इनके सिफारिश पर ही नियुक्ति होती है। मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति वर्तमान वरिष्ठता के आधार पर जो सबसे सीनियर होते हैं परंपरा के मुताबिक वही मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ये भी सही है। जाहिर सी बात, तीनों सही है तो चौथा तो गलती होने की संभावना स्वतः हो जाती है। न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग लाया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। चलो ये तो अब ये भी वर्तमान में न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। 2014 में यह 99वां संशोधन के रूप में आया। 2015 में इसे निरस्त कर दिया। ये तो सही है, चलो अब फिर से देखना पड़ेगा। मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति वर्तमान में वरिष्ठता के आधार पर होती है, सही है। कोलेजियम प्रणाली भी सही है। अब बचा एक नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के नियुक्ति में पूछता है अनुच्छेद पर। यहाँ जो सवाल आता है यहाँ 124 तो सही है, एक नहीं बल्कि 2, अर्थात हमें उत्तर अब ये देना होगा, क्योंकि 124 2 और 124 3 के आधार पर नियुक्ति होती है। 124 1, 124 के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय गठन नियुक्ति प्रक्रिया सब उसमें शामिल था। लेकिन चलिए यहाँ पर अब देखिए बारीकी से, कितनी थोड़ी सी इसमें बारीकी पैदा किया गया। अर्थात उत्तर क्या है? ए नंबर सही हो जाएगा। कौन सी वित्तीय समिति नहीं है? 3 वित्तीय समिति होती है। लोक उपक्रम समिति, जिसमें लोकसभा का 15, राज्यसभा का 7, कुल 22 मेंबर। प्राक्कलन समिति, इसमें सभी 30 सदस्य, सभी का सभी 30 सदस्य जो होता है वो लोकसभा का। लोक लेखा समिति 15 + 7 अर्थात 22। विशेषाधिकार समिति, ये विशेष अधिकार है, संसद सदस्यों को सही तथ्य जानकारी प्राप्त करने का अवसर है, ये उससे संबंधित है। इसका आर्थिक मामलों से अधिक उस सदस्य को सही उत्तर नहीं दिया गया, गलत उत्तर दिया गया, भ्रामक उत्तर दिया गया, तब विशेषाधिकार हनन की सूचना हो तो उसके लिए एक समिति होती है। अर्थात आपका आंसर क्या हो गया? डी। कौन सी महिलाओं से संबंधित अपराध है जो भारतीय दंड संहिता में वर्णित है? महिलाओं से तो हत्या, बलात्कार महिला से संबंधित है। दहेज, मृत्यु भी और आत्महत्या के लिए प्रेरणा आदि करते हैं। मान महिला को इतना
टॉर्चर करते हैं, इतना उलाहना देते हैं कि आत्महत्या, तो कहीं न कहीं ये भी जुड़ जाता है। अर्थात ये सभी जो है सो उस महिलाओं के आत्महत्या से, यहाँ तो महिला या महिला का प्राथमिक हत्या, बलात्कार घटना है हमारे देश में, जहाँ अतीत में नैतिकता की इतनी, हमारी धार्मिक साहित्य में महिलाओं के बारे में इतना गुणगान है, और हम लोगों ने धर्म नैतिकता को परित्याग कर किस रास्ते पर चल रहे हैं। दहेज के लिए लगातार जो है सो विरोध प्रदर्शन, दहेज के लिए हत्याएं होते रहती हैं। चलो, आइसोगोनिक रेखाएं, इसे बोलते हैं समचुंबकीय, समचुंबकीय। अब देखिए यहाँ सब जगह, यहाँ पर जितना विकल्प है, प्रत्येक विकल्प को आप एक साथ देख लें, आपकी समस्या हल हो जाएगी। आइसोबार, समदाब, आइसोबार, समदाब, आइसोथर्म, समताप, आइसोथर्म, समताप, आइसोहेलाइन, आइसोहेलाइन। तो बचा क्या? देखिए उत्तर आपका हाजिर है। ये हो गया समान लवणता, समान वायुदाब, समान तापमान, चार का चारों। यहाँ भी देखिए, तो यहाँ तो चारों सभी का ऐसा था ही था। यहाँ एक के बारे में जानकारी प्राप्त करना था, 3 अन्य एक्स्ट्रा जानकारी आपको मिल चुकी है। तो ये आप में से जो विद्यार्थी को लगता है कि थोड़ी सी हमें अध्ययन की आवश्यकता है, सुयोग शिक्षक की आवश्यकता है, तो आइए जुड़े और राजधानी के माध्यम से अपनी सफलता का मार्ग प्रशस्त करें। 26 सितंबर 1924 को महात्मा गांधी ने 21 दिनों का उपवास क्यों रखा था? ये उपवास मूलतः सांप्रदायिकता, क्योंकि जिस प्रकार हरिजन को भी सांप्रदायिक आधार पर मुसलमानों की तरह अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया, तो महात्मा गांधी उस वक्त यरबदा जेल, पूना के यरबदा जेल में आत्मशुद्धि के लिए लोगों में सांप्रदायिक विचारों के भावना को समाप्त करने के लिए, प्राश्चित करने के लिए ये इन्होंने। अब देखो, ऐसे भी मॉन्टेग्यू जेम्स पूछता है, ये घटना 1919 की, उन घटना 1919 को भूख हड़ताल करेंगे 1924 में, असहयोग गिरफ्तार किए गए, राजनीतिक बंदी की रिहाई गिरफ्तार हो गया 1922 में, और करेंगे 24 में। कांग्रेस नेता के स्वराज पार्टी में शामिल, तो कांग्रेस ने मिलकर ही स्वराज पार्टी गठन 1923 में हुआ, और कहीं न कहीं कांग्रेस से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष वो समर्थित हुआ करता था। 1923 में कांग्रेस के अध्यक्ष CR दास, मोतीलाल नेहरू इसकी स्थापना किए थे। भारत में दक्षिणतम पर्वत, ठीक है, नीलगिरी पर्वत जो है ये पूर्वी घाट पश्चिम घाट को जोड़ती है। कार्डमम की पहाड़ी, इसे इलायची की पहाड़ी, ये केरला में अवस्थित है, ये सबसे दक्षिण में है। नल्ला मलाई की पहाड़ी तो आंध्र प्रदेश में है, ये पूर्वी घाट में है। अन्नामलाई ये पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को नीलगिरी पर्वत जोड़ देती है। अन्नामलाई का ही अनामुडी दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी 2695 मीटर, ये दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी का डोडो बेटा ये 2637 मीटर, ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। चक्रवात विपर्जय का मतलब क्या होता है? आपदा विपदा, ये बांग्ला भाषा का शब्द है। अब बांग्ला भाषा शब्द है तो क्या देगा? उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। ये तूफान जो है 2023 में आया था, 2023 में आया था। 13 देश जो हिंद महासागर
बंगाली खाड़ी, अरब सागर से सटे हुए हैं। वो 13 देश हर चक्रवात का नाम रखते हैं। 13 नाम 169 नाम पहले से ही दर्ज है। 169 नाम और क्रमिक रूप से वो नाम जब चक्रवात उत्पन्न होता है तब वो नाम रख दी जाती है। चक्रवात का निर्माण कैसे होता है? तो केंद्र में लो प्रेशर, चारों ओर हाई प्रेशर होती है, तब चक्रवात का निर्माण होता है। चक्रवात का निर्माण पछुआ पवन से होता है। चक्रवात का निर्माण पछुआ पवन से होता है। द्रव या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचारित होती है उसे माध्यम, जिस माध्यम से ध्वनि के लिए माध्यम होना जरूरी है। जहाँ वायु विरल होती है वहाँ ध्वनि, आप चंद्रमा पर जाओगे तो आपकी आवाज़ जो है सो 2 फीट या सामने सामने बैठे हुए व्यक्ति तक भी आवाज़ नहीं पहुँचेगी। आवाज़ के लिए ध्वनि का होना जरूरी है। बिना ध्वनि वो माध्यम है जो आवाज़ हम बोल रहे हैं, ये आवाज़ आयन मंडल जाता है, आयन मंडल से मशीन पकड़कर आपके मोबाइल तक उसे पहुंचाने का काम करता है। चलिए यहाँ पर है 1 नवंबर 1918। आपको पता है यहाँ पर विश्व युद्ध के बारे में दे रहा है ना, तो चलिए 1918 है। 1 नवंबर 1918 वर्साई की वर्साई की संधि 3 28 जून 1919 9 नवंबर 1918 वाइमर गणराज्य की स्थापना 28 जून 1919 वर्साई की संधि 1933 हिटलर का जर्मनी का चांसलर द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ अर्थात 4 के बाद 3 2 1 आंसर आपका क्या? तो ये प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच की घटनाक्रम को इसमें दिखलाया गया है। निम्न में से भारतीय रिजर्व बैंक का प्रमुख कार्य नहीं है। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई, इसका गठन 1935 में किया गया। आरबीआई जो है साख सृजन का काम नहीं करता है। साख सृजन करने का काम किसका है? बैंक का है। आरबीआई साख को नियंत्रित करता है। ये साख को नियंत्रित करता है, निर्माण नहीं। निर्माण करने काम बैंक का है। मुद्रा जारी करता है। 1 रुपया का नोट को छोड़कर से सभी प्रकार का नोट आरबीआई, विदेशी मुद्रा का भंडार, मौद्रिक नीति का संचालन, मॉनेटरी पॉलिसी, प्रत्येक 60 दिन में अपनी मौद्रिक नीति को वो समीक्षा करता है, रिव्यू करता है। अशोक द्वारा निर्मित धम्म के विषय में कौन सा विचार सही नहीं है? फिर नकारात्मक प्रश्न है आपके सामने। अशोक ने अपने धम्म के संदेश कई स्थानों के बल पर विजय की नीति छोड़ करके अहिंसा, सत्य के आधार पर जीतना शुरू किया। शिक्षा के लिए अधिकारी नियुक्त किए, इसे धम्म महामात्र कहा गया। इसकी जानकारी जो है उसके शिलालेख से मिलती है। धम्म का प्रचार केवल भारत में नहीं, 13वां शिलालेख में स्पष्ट रूप से जानकारी मिलती है। किसका धर्म प्रचार जो है इसने अलग अलग जगह, चीन से लेकर श्रीलंका से लेकर यूनान से लेकर मिस्र तक अपनी धर्म प्रचार के लिए भेजा। अर्थात ये लाइन किस प्रकार से सतत वर्षण का गुण होता है। कपासी मेघ जो है, पक्षाप कपासी मेघ
कपासी मेघ और कपासी वर्षा, इसी दोनों तो आप ये जो होती है इसे बोलते हैं संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा होती है, ये वर्षा होती है विषुवतीय प्रदेश में, ये वर्षा होती है। ये वर्षा अल्पकाल के लिए मूसलाधार वर्षा होती है। कक्षाप कपासी मेघ से वर्षा होती ही नहीं है। वर्षा स्तरी में मतलब पूरा आसमान काले चादर से घिर गया हो, लंबे समय तक कभी मूसलाधार तो कभी बूंदाबांदी, कभी मध्यम आकार की वर्षा होती है। केराडी थर्मल पावर महाराष्ट्र के क्षेत्र में अवस्थित है। केराडी थर्मल पावर जो है ये महाराष्ट्र के नागपुर में अवस्थित है। 660 मेगावाट बिजली का यहाँ उत्पादन होता है। महाराष्ट्र के क्षेत्र का ये बिजली उत्पादन केंद्र है। एनटीपीसी इसका देखभाल करती है। सिकंदराबाद, हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर कहते हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ है ना। वर्तमान में नोट निर्गमन हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली अर्थात आरबीआई अपने पास 200 करोड़ रुपया की आरक्षित जमा रखता है, जिसमें 115 करोड़ का सोना शेष, 85 करोड़ का यह विदेशी मुद्रा के रूप में जमा रखता है। इसकी शुरुआत 1957 से, आरबीआई गठन 1935 में हुआ। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। आरबीआई 1935 में ये कलकत्ता में स्थापित किया गया था। 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई गया। सभी का संबंध कहीं न कहीं आरबीआई से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से है। विद्यार्थीगण, यहीं पर ये सेशन समाप्त होता है। हम लोग पुनः अगले दिन नए क्वेश्चन का पिटारा लेकर नए विषय के साथ प्रत्येक दिन जो है सो बारीकी के साथ इस प्रकार से अध्ययन करेंगे कि हर एक प्रश्न पर एक्स्ट्रा नॉलेज प्राप्त हो। ठीक है, धन्यवाद।